क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, तो सूची 1 में आपका लेखक दिया है और सूची 2 में पुस्तकें दी है, इसे हम मिलान करना है। तो आपका हो जाएगा हिंद स्वराज का महात्मा गांधी हो जाएंगे। फिर आपका है गीतांजलि को हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। फिर आपका खुशवंत सिंह हो जाएगा अ ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी खुशवंत सिंह अ ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी अ ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। फिर आपका है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आपका हो जाएगा अ नेशन इन मेकिंग। आपका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, यानी आपका हो जाएगा 4312 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक है CR दास है, यानी चित्तरंजन दास है। आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका लेखक कौन है? ये आपका CR दास है। तो आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या आपका निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? कौन से सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, बिल्कुल सही है। बी है सैन्य आंदोलन 1930, ये भी सही है। सी है द्वितीय गोलमेज समय अधिनियम 1931, ये भी आपका सी है। डी है सांप्रदायिक निर्णय 1933, ये आपका गलत है। ये आपका 1933 नहीं 1932 में आया था सांप्रदायिक निर्णय। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? कौन से सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध 1764 में, बिल्कुल सही है। बक्सर का युद्ध 1764 इसमें हुआ था। बी है सहायक संधि प्रणाली 1863, यही आपका गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। देखिए आपका सहायक संधि प्रणाली 1798 में लॉर्ड ब्लेजली ने शुरू किया था, यानी लॉर्ड ब्लेजली ने सहायक संधि प्रणाली 1798 में शुरू किया था, यानी आपका ऑप्शन बी ही क्या है? तो गलत है। ऐसे देखिए आपका सहायक संधि प्रणाली का जनक कहा जाता है डुप्ले को, किसे कहा जाता है? तो डुप्ले को कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन आपका गलत है? ऑप्शन ए है कि डॉक्टर एनी बेसेंट थियोफिस्ट थी, बिल्कुल सही है। बी है कि थियोफिजिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में, ये भी आपका सही है। सी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी है कि महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये आपका गलत है। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। कब हुआ था? तो हुआ था आपका 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 1869 को हुआ था। इससे आप याद रखिए 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ? गुजरात के पोरबंदर में, इसे आप याद रखिएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? यानी निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? तो ये कहा था आपका लॉर्ड लिंगथिंगो। कौन थे? लॉर्ड लिंगथिंगो ने कहा था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन है कि वार्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किसने की थी? ये क्या था आपका? महात्मा गांधी ने। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये था आपका अब्दुल कलाम आज़ाद। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब यह एक चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपका सबसे युवा अध्यक्ष भी थे, अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित है। ये आपका है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और सर स्टोफर्ड क्रिप्स भी इसके सदस्य थे और AB अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी लॉर्ड एमरी ये इसका सदस्य नहीं थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देशी रियासतों को अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया था? ये क्या था आपका? लाहौर अधिवेशन में 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन है कि फरवरी 1928 में
आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ये था आपका डॉक्टर M.A. अंसारी थे। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था। ये था आपका असहयोग आंदोलन के, यानी असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य रखा था। इसे आप याद रखिएगा। और आपका असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और जिसे 5 फरवरी 1922 ईस्वी के चौरा चौरी कांड के बाद इसे महात्मा गांधी ने समाप्त कर दिया। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गांधी जी के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। यही आपका गलत है। यही आपका क्या है? तो गलत है। यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है कि जालियांवाला नरसंहार हुआ था। तो ये होता आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अब देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएंगे। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन 17 है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, यानी अध्यक्ष है? तो ये था आपका अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद आपका लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? ये था आपका लॉर्ड मेटकॉफ थे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है कि जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था वह कौन था? तो वह आपका है लॉर्ड एलनबरो है। लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। इसे आप याद रखिएगा। कब किया था? तो ये क्या था? 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में दास प्रथा को लॉर्ड एलनबरो ने समाप्त कर दिया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि कुक्का आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? ये आपका पंजाब में पड़े थे। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो ये आपका भील विद्रोह आपका महाराष्ट्र में हुए थे। इसका नेतृत्व सेवाराम ने किया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक प्रांत को शासक को हटा दिया गया था? यह था यानी अवध को यानी कुशासन के आरोप में मिलाया था 1856 ईस्वी में। इसे याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में मिलाया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है कि हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल और काला रंग का उपयोग होते थे। याद रखिएगा। लाल और काला रंग का उपयोग ज़्यादा होते थे यानी हड़प्पा सभ्यता में। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णन किस नदी का किया गया है? तो ये क्या आपका सिंधु नदी के। ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी का वर्णन सबसे अधिक किया है, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन है अशोक का रुम्नीदेई स्तंभ संबंधित है। ये आपका है बुद्ध के जन्म स्थान से, यानी अशोक के रुम्नीदेई स्तंभ में बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख है। इसे आप याद रखिएगा। बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? यह तो आपका लुम्नी में हुए थे। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि संगमकालीन साहित्य कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? क्वेश्चन क्या है कि संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। किसके लिए? राजा के लिए होते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन है कि संस्कृत के कवि और नाट्यकार कालिदास का उल्लेख हुआ है, यानी संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किस में है? आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। किसमें उल्लेख है? पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? यानी किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक दान दिया था, सबसे अधिक ग्राम दान में दिया था? आपका ऑप्शन ये हो जाएंगे गुप्त वंशों ने।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है, ये कहाँ पर है? तो ये आपका यानी मध्य प्रदेश में है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? ये आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है तो धन्वंतरी का है, चरक का भी है और श्रुतसूत्र का भी है, भास्कराचार्य का नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भास्कराचार्य आपका प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्र थे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनके गृह त्याग को जाने जाते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 32 है कि तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश की राज स्थापित हुआ। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई। एक चीज़ याद रखिएगा आपका कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक नसरुद्दीन महमूद शाह था। कौन थे? नसरुद्दीन महमूद शाह था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन है कि कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका यानी हो जाएगा शंकर देव। कौन बनाया था? शंकर देव ने बनाया था। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? ये था आपका लगान निर्धारण का तरीका। क्या थे? लगान निर्धारण करने का तरीका था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? यानी शेरशाह सूरी ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो यह किया था आपका जौनपुर से। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 36 है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? निम्न में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो आदम खां को। किसे? आदम खां को स्वयं मारा था। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? यानी निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? यह क्या था आपका? हाजी बेगम ने। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। हाजी बेगम ने। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम ने करवाई थी। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि राधा कन्हैया का किस्सा पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कन्हैया का किस्सा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका है नवाब वजीद अली शाह। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियाँ को निर्धारित करता है? ये कहता है आपका अनुच्छेद 105। किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 105 में उल्लेख है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के पास विज्ञान, कला, साहित्य या समाज से संबंधित विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को राज्यसभा के मनोनीत किए जाने का प्रावधान है? तो 12 सदस्य को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था आपका यानी संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू रखा था। आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो याद रखिएगा संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने लाया था? ये रखा था आपका यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएंगे। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की शाब्दिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? आपका ऑप्शन ए है कि राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण। ऑप्शन बी है कि नियंत्रण का अभाव। सी है इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर। डी है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यानी सबसे अच्छी स्वतंत्रता का उल्लेख कौन है? आपका ऑप्शन डी है कि स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर देते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का सचिवालय क्या है? ये आपका सरकार से स्वतंत्र है।
आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या है? तो सरकार से स्वतंत्र है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि उनके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है। ये तो आपका बिल्कुल सही है। बी आपका है कि उनके पास शस्त्रावान के बाद भी सत्र को बुलाने की शक्ति है। यही आपका गलत है। देखिए, अनुच्छेद 85 के तहत संसद का सत्र आहूत और शस्त्रावान राष्ट्रपति करते हैं। यानी ये अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। यानी आपका ऑप्शन बी क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में अस्थायी संसदीय समिति गठित नहीं किया जा सकती है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके बारे में अस्थायी संसदीय समिति गठित नहीं की जा सकती है? आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? यानी कौन सा संशोधन है जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? आपका 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, 7वां और 21वां संशोधन। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या हो सकती है? तो न्यूनतम आपका होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए आपका कितना? तो न्यूनतम 60 होना चाहिए। कितना? याद रखिए, न्यूनतम होना चाहिए आपका 60 और आपका अधिकतम हो सकता है कितना? 500। न्यूनतम 60 हो सकते हैं और आपका अधिकतम 500 हो सकते हैं। इससे आप याद रखिएगा। यानी किसी भी विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य होना चाहिए और आपका अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। अब देखिए, आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। न्यूनतम 60, अधिकतम 500। आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि संविधान का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय क्या है? इसका आशय क्या है? ऑप्शन बी हो जाएंगे कि इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन आपका है एक से अध्याय सूची 1 और दूसरी से अध्याय आपका सूची 2। इससे क्या करना है? मिलान करना है। ऑप्शन ए है कि लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति आपका होगा वित्तीय समिति से गठित करता है। यानी आपका ए का क्या होगा? तो 3 रहेंगे। लोक लेखा समिति आपका जगह ए का 3। फिर आपका है याचिका समिति, ये जगह आपका कार्यकारी समिति, इन आपका इसका 4 रहेंगे। फिर आपका स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, ये एक आपका जगह तदर्थ समिति। फिर है विभागीय समिति, ये जगह आपका स्टैंडिंग समिति। अब देख लीजिए आपका कौन सा आंसर सही होगा। आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन आपका है कि आंध्र प्रदेश, एक से आपका राज्य और दूसरी से दिया है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी राज्यसभा की सीट दिया है। तो पहला है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में आपका 18 सीट दिया है। ये आपका गलत है। आंध्र प्रदेश में आपका 11 सीट है। यानी क्या? आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितना है? तो 11 है। इसलिए आपका ये जो है क्या है? गलत है। ये आपका क्या है? तो गलत है। आपसे गलत ही पूछ रहा था यहाँ, तो ये आपका एक तो मिल गया। ठीक, आगे है उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपका 10 सीट है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में 18 सीट है और महाराष्ट्र में 19 सीट है। यानी आपका BCD सही है। यानी आपका ऑप्शन ए ही क्या है? गलत है। आंध्र प्रदेश में 11 राज्यसभा के सीट है, इसे ध्यान रखिएगा। बिहार में कितना है राज्यसभा की सीट? तो बिहार में आपका 16 है राज्यसभा का सीट, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उनके एक अधिकार प्राप्त है कि वह, यानी कह रहा है क्वेश्चन कि जब लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य कर रहा हो तो उसके पास कौन सा एक अधिकार प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन सी देंगे कि मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। मत बराबरी की स्थिति में मतदान कर सकते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है? तो संयुक्त बैठक आपका होता है साधारण विधायक में होता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। संयुक्त बैठक आपका साधारण विधायक में होता है। ये आपका न कि संविधान संशोधन भी नहीं होता है और आपका यानी वित्त विधायक भी नहीं होता है। इससे आप याद रखिएगा।
एक चीज़ याद रखिए आपका कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आपका 108 अनुच्छेद में है। संयुक्त बैठक का प्रावधान आपका 108 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है कि भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति के द्वारा की जाती है। 53 का आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्रियों के दायित्व को परिभाषित करता है। मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है, ये आपका है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के दायित्व का वर्णन है। अब देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में 167 नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। आपका यहीं पर एग्जाम में मिस्टेक कर जाएंगे, क्योंकि आपको याद तो होगा कि 167 था, लेकिन जब आप ऑप्शन में 167 नहीं देखेंगे तो हो सकता है आप 166 भी मार देंगे। क्यों? हो सकता है आपको लगता होगा कि हमको ही याद नहीं है, इसीलिए इसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका फुल कॉन्फिडेंस रहेगा तभी आप ऑप्शन ई बना सकते हैं, यानी आप ऑप्शन ई लगा सकते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, ये देता है आपका राज्य की समेकित निधि से। कहाँ से देते हैं? राज्य की समेकित निधि से देते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 56 है आपका कि पर ओम पर मीटर किसकी मात्रक है, यानी पर ओम और पर मीटर किसकी मात्रक है। ये है आपका यानी चालकता किसकी है, तो चालकता की है, यानी कंडक्टिविटी का ये ऐसा मात्रक है, यानी ओम मीटर पर ओम पर मीटर। इसे याद रखिए आपका कनेक्टिविटी यानी चालकता। तो आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका किसी भी ऑप्शन में चालकता नहीं दिया हुआ है। तो चालकता का मात्रक होते हैं पर ओम पर मीटर। और आपका प्रतिरोधकता का क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का आपका होता है यानी ओम मीटर। क्या होते हैं? ओम मीटर होता है आपका प्रतिरोधकता का, यानी रेजिस्टिविटी का। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन आपका 57 है, इसमें क्या करना है, आपको मैच करना है। देखिए आपका सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। लैक्टोमीटर, इससे हम दूध की शुद्धता मापते हैं, यानी आपका ए का 4 हो जाएंगे। ए मीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं, यानी बी का 1 हो जाएंगे। फिर आपका है हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से हम सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं, यानी इसका 2 हो जाएंगे। फिर आपका है वोल्ट मीटर, जिससे हम क्या करते हैं, तो विद्युत यानी विभवांतर मापते हैं। क्या मापते हैं? विभवांतर मापते हैं। आप देख लीजिए आप क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 4 1 2 3 4 1 2 3। आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ऑप्शन आपका ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। ये आपका समजात में, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया से होने वाली रोग है। ऑप्शन ए है कंठमाला, ये आपका वायरस से होते हैं। फिर आपका बी है खसरा, ये भी आपका वायरस से फैलते हैं। फिर आपका छोटी चेचक है, ये भी आपका वायरस से होने वाला रोग है। और पोलियो भी आपका वायरस से होने वाला रोग है, यानी आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन आपका है 60 है क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती है, ये आपका गलत है। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। बी है कि केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, ये भी आपका गलत है। सी है कि केवल गैस में चल सकती है, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन डी है कि ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, बिल्कुल सही है। ध्वनि तरंगे आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकती है, लेकिन आपका सबसे अधिक वेग आपका ठोस में होते हैं, उसके बाद आपका द्रव में होते हैं और उसके बाद आपका गैस में होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन है कि मोटर कार में शीतलन यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। शीतलन यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कहता है आपका केवल संवहन पर। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखे बीम के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। इसकी प्रकृति क्या होगी, तो यह आपका आभासी और सीधा होंगे। उत्तल दर्पण द्वारा अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेंगे, तो आपका दर्पण के पीछे बनेंगे और आपका आभासी और सीधा बनेंगे। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 63 है।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि यदि मेजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेद क्षेत्र का रंग लाल होगा। बी आपका है कि यदि श्यान यानी हरिताभ नीला और मेजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेद क्षेत्र का रंग नीला होगा। आपका 63 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे कि आपका दोनों कथन सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। देखिए आपका जो फ्यूज तार होते हैं इसका आपका यानी उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। प्रतिरोध आपका अधिक होता है लेकिन गलनांक आपका निम्न होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65 है। इसमें आपका क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ऑप्शन ए में है कि ऊष्मा से वैद्युत तो ताप विद्युत संयंत्र यानी आपका हो जाएगा यानी ए का 4 हो जाएंगे। फिर आपका है वैद्युत से ध्वनि तो वैद्युत से ध्वनि आपका हो जाएगा लाउड स्पीकर। क्या होगा, लाउड स्पीकर यानी लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। फिर आपका है द्रव्यमान से ऊष्मा तो द्रव्यमान से ऊष्मा आपका हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर हो जाएंगे। फिर आपका है विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा आपका जगह विद्युत मोटर हो जाएंगे। आपका देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन 66 है कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होते हैं। जब पानी में नमक मिलाए जाते हैं तो पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु आपका क्या होता है, तो देखिए क्वथनांक तो आपका बढ़ जाते हैं लेकिन आपका हिमांक क्या होते हैं तो घट जाते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। यानी पानी में जब नमक मिलाएंगे तो आपका क्वथनांक बढ़ेंगे लेकिन आपका हिमांक क्या होगा तो घट जाएंगे। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है काष्ठ अस्थि शंख के पुरातात्विक नमूने के काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है, तो कारण 14 अपनाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 68 है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, तो जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। याद रखिएगा, जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। इसमें आपका किसी ऑप्शन में नहीं है इसीलिए आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, तो ये आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है। निम्न में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है, तो ये आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये आपका विस्फोटक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है। यह आपका है पैरोक्सी एसिटल नाइट्रेट। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयुकाल यानी हाफ लाइफ, इसे क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। इसका हाफ लाइफ आपका 70 दिन दिया हुआ है। तो कह रहा है उसी समान पदार्थ के 1 ग्राम पदार्थ का वजन कितने दिन बाद 0.25 ग्राम हो जाएंगे। यानी आपका 1 ग्राम है तो कितने दिन के बाद आपका 1/4 ग्राम हो जाएंगे। आपको पता होगा कि देखिए आपका यानी शुरू में 1 ग्राम है तो इसके 1 हाफ लाइफ है, यानी 1 हाफ लाइफ के बाद ये क्या होगा तो आधा हो जाएंगे, ठीक। और उसके 1 हाफ लाइफ के बाद और इसका भी आधा हो जाएंगे, यानी आपका 1/4 क्या होगा तो आपका 1/4 बच जाएगा। यानी आपका 1/4 होने में आपका 2 हाफ लाइफ समय लगेगा। कितना, 2 हाफ लाइफ समय लगेगा, यानी 2 गुने हाफ लाइफ। तो आपका हाफ लाइफ कितना है दिया है, तो 70 दिन दिया है। तो आपका हो जाएगा 70 दूनी 140 दिन, क्या होगा यानी 140 दिन के बाद यह 0.25 ग्राम बचेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन आपका 73 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों का नाम बताइए। प्रकाश संश्लेषण के आपका कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, पानी होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है कि मनुष्य के शरीर के किस भाग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट का निर्माण आपका होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होते हैं, अस्थि मज्जा में होते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा
क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाते हैं? ये आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो आपका हो जाएगा लार ग्रंथि। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। लार ग्रंथि आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? ये होता है आपका मेनिंजाइटिस। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 80 है। इसमें आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ऑप्शन ए है एंड्रिलिन, इसका हो जाएगा 1 हो जाएंगे। फिर आपका है एस्ट्रोजन, ये जगह आपका एक बी का 3 हो जाएंगे। फिर आपका इंसुलिन, ये आपका ग्लूकोज हो जाएंगे यानी 4 हो जाएंगे। फिर आपका है यानी फेरोमोन, इसका 2 हो जाएंगे। अब देखिए आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको